चलिए एक काल्पनिक यात्रा से शुरुआत करते हैं। सोचिए हम झारखंड के छोटा नागपुर से निकल रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश के सपाट मैदानों को पार करके प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर हम उत्तराखंड में अल्मोड़ा की तरफ बढ़ते हैं और वहां अचानक से जमीन आसमान की ओर उठने लगती है। मतलब एक ही सफर में जमीन के कितने अलग अलग रूप दिखते हैं। तो आज हम इसी सफर पर निकलेंगे और धरती की इन तीन मुख्य भू आकृतियों पर्वत, पठार और मैदान की गहराई से पड़ताल करेंगे। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, यानी पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। आज हम अपनी इसी माँ के अलग अलग रूपों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये भू आकृतियां मतलब सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। ये एक तरह से धरती का चरित्र है। ये लाखों सालों में बनी है और इन्होंने न सिर्फ हमारे पर्यावरण को बल्कि हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी गढ़ा है। हम देखेंगे कि हर भू आकृति पर जीवन कैसे पनपता है, वहाँ क्या अवसर है और क्या चुनौतियाँ। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। अपने सफर के आखिरी पड़ाव यानी पहाड़ों से शुरू करते हैं। जब हम पहाड़ कहते हैं तो जहन में एक विशाल नुकीली चोटी की तस्वीर आती है, पर क्या सिर्फ ऊंचाई ही इनकी पहचान है? ऊंचाई एक हिस्सा है, हाँ, लेकिन इनकी असली पहचान है चौड़े आधार, खड़ी ढलानें और एक संकरी चोटी। कुछ पहाड़ तो इतने ऊंचे होते हैं कि वो हमेशा बर्फ की चादर ओढ़े रहते हैं। अच्छा। और यही बर्फ पिघलकर हमारी बड़ी बड़ी नदियों को जीवन देती है। वहीं अगर ऊंचाई कम हो और चोटी गोल तो उसे हम पहाड़ी कह देते हैं। मतलब एक ही परिवार के सदस्य जैसे हैं, बस कद का फर्क है। बिल्कुल। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि हम जमीन के इन विशाल टुकड़ों के लिए युवा या पुराना जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हिमालय जैसा पहाड़ भूवैज्ञानिक नजरिए से आज भी एक किशोर है? बिल्कुल, आपका सोचना एकदम सही है। भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर हिमालय युवा पर्वत है। ये लाखों साल पहले ही बना है और इसकी नुकीली चोटियां इस बात का सबूत हैं। अरे वाह! और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय प्लेट के लगातार यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से इसकी ऊंचाई आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रही है। आज भी बढ़ रही है? हाँ, ये एक जीवित बढ़ता हुआ पहाड़ है। और इसकी तुलना में हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला? अरावली, वो तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वो अपने समय की हिमालय रही होगी, लेकिन करोड़ों सालों से हवा, पानी, मौसम की मार झेलते झेलते मतलब कटाव की प्रक्रिया से उसकी चोटियां घिसकर गोल हो चुकी हैं। आज वो एक शांत वृद्ध पर्वत की तरह खड़ी है। पहाड़ों का ये अलग चरित्र वहाँ के जीवन पर भी झलकता होगा। हाँ, देवदार और चीड़ के जंगल, बर्फीले तूफानों में भी जी लेने वाला हिम तेंदुआ, हाँ, याक और आसमान का राजा सुनहरा बाज, ये सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। हाँ, और इसी अनोखी और दुर्गम दुनिया ने हमेशा से इंसान को अपनी तरफ खींचा है। इसका सिर्फ भौगोलिक ही नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक असर भी है। आध्यात्मिक असर? हाँ, ऊंची पहुंच से बाहर की चीजें हमेशा हमें रहस्यमयी और पवित्र लगती हैं, है ना? शायद इसीलिए महान कवि कालिदास ने कुमार संभव में हिमालय को देवतात्मा यानी एक जीवित देवता कहा। अच्छा। और तिब्बती लोग माउंट एवरेस्ट को यूं ही चोमोलुंग माँ मतलब विश्व की देवी माँ नहीं कहते? सही बात है। कैलाश पर्वत का कई धर्वों में पवित्र होना भी इसी भावना का प्रतीक है। तो ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये एक तरह का मनोविज्ञान भी है। जो चीज हमसे बहुत बड़ी और शक्तिशाली है, हम उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन इस सम्मान के साथ साथ वहाँ रोजमर्रा की जिंदगी तो काफी मुश्किल होती होगी। बहुत ज्यादा। आप सोचिए, वहाँ खेती के लिए सपाट जमीन का एक टुकड़ा भी मिलना मुश्किल है। इसीलिए लोगों ने पहाड़ों की ढलानों को ही सीढ़ियों की तरह काटकर खेत बना लिए, जिसे हम सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल। पशुपालन एक और जरूरी पेशा है। पर्यटन ने आय का एक नया रास्ता जरूर खोला है, लेकिन भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़, हाँ, और हिमस्खलन, इन सब का खतरा हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। और शायद इसी मुश्किल जीवन ने वहाँ के लोगों को असाधारण रूप से साहसी भी बनाया है। जब हम बछेंद्री पाल के बारे में सोचते हैं या अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनते हैं, जिन्होंने एक पैर खोने के बाद भी एवरेस्ट फतेह किया, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं लगती। नहीं, ये उस मानवीय भावना की जीत है जो चुनौतियों को अवसर में बदल देती है। बिल्कुल। चलिए, अब अपने इस काल्पनिक सफर में हम हिमालय की ऊंचाइयों से उतरते हैं और उस जगह वापस चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी,
झारखंड का छोटा नागपुर मतलब पठारी इलाका, ये पहाड़ों और मैदानों के बीच की एक कड़ी जैसा है। आपने इसे बहुत सही तरीके से पकड़ा है। पठार मतलब एक ऊंची मेज, आसपास की जमीन से ऊपर उठी हुई एक समतल भूमि। दुनिया का सबसे ऊंचा और विशाल पठार तिब्बत का पठार है, जिसे दुनिया की छत कहते हैं। हाँ, क्योंकि उसकी औसत ऊंचाई ही 4,500 मीटर है। और भारत का दक्कन का पठार, वो दुनिया के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। अच्छा, वो करोड़ों साल पहले ज्वालामुखियों के लावे से बना है। और इन पठारों को अक्सर खनिजों का भंडार कहा जाता है। ये सिर्फ एक कहावत है या इसमें वाकई कोई भूवैज्ञानिक सच्चाई है? नहीं, ये 100% भूवैज्ञानिक सच्चाई है। पठारों के निर्माण की प्रक्रिया में जमीन के नीचे दबे खनिज ऊपर की परतों में आ जाते हैं, और ये सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो फिर क्या है? ये इन इलाकों की पूरी कहानी और क्या कहते हैं, नियति तय करती है। मतलब ये कि जहां एक तरफ इन खनिजों से देश को लोहा, कोयला और मैंगनीज मिलता है, जिससे औद्योगिक विकास होता है। बिल्कुल। तो वहीं दूसरी तरफ उसी जमीन पर हजारों सालों से रह रहे स्थानीय और आदिवासी समुदायों के लिए यह विस्थापन और पर्यावरण से जुड़ा एक लंबा संघर्ष भी बन जाता है। यानी जमीन के नीचे का खजाना जमीन के ऊपर रहने वालों के लिए हमेशा खजाना साबित नहीं होता। ये एक बहुत अहम बात है। हाँ, काफी अलग है। पठारी जमीन मैदानों की तरह बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, इसलिए यहाँ की खेती भी अलग होती है। जैसे दक्कन के पठार पर आपको ज्वार, बाजरा, रागी, मोटे अनाज की खेती ज्यादा मिलेगी, जो कम पानी में भी उग सकते हैं। यहाँ की कठोर चट्टानी जमीन ने इतिहास में कई मजबूत किलों और साम्राज्यों को जन्म दिया है। अच्छा, और छोटा नागपुर जैसे इलाकों में प्रकृति के साथ जुड़ा एक बहुत ही समृद्ध आदिवासी जीवन और संस्कृति है। और हाँ, पठारों पर शानदार झरने भी तो मिलते हैं। छोटा नागपुर में हुंड्रू फॉल्स या चेरापूंजी पठार से गिरने वाला नोहकलकई फॉल्स। बिल्कुल, ये झरने पठारों के कठोर चट्टानी किनारों का प्रतीक हैं, जहां नदियां मैदानों में पहुंचने से पहले अचानक ऊंचाई से छलांग लगाती हैं। ये पठारी जीवन की खूबसूरती और उसकी शक्ति दोनों को दिखाते हैं। पठार की इस ऊंची उबड़-खाबड़ जमीन से जब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है तो हम उस विशाल भूभाग में उतरते हैं जहां प्रयागराज जैसा शहर बसा है और जहां भारत का दिल धड़कता है, मैदान। यहाँ सब कुछ विशाल, सपाट और दूर तक फैला हुआ है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शायद इसी सपाटपन ने सभ्यताओं को बसने का मौका दिया। बिल्कुल। दुनिया की ज्यादातर आबादी मैदानों में ही क्यों रहती है? इसका सीधा सा जवाब है उपजाऊ मिट्टी और पानी। मैदानों का निर्माण उन नदियों ने किया है जो पहाड़ों से निकलती हैं। ये नदियां अपने साथ रेत और गाद बहाकर लाती हैं और मैदानों में पहुंचकर इस उपजाऊ सौगात को जमीन पर बिछा देती हैं। और यही मिट्टी खेती के लिए सोना है। भारत का गंगा का मैदान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये आंकड़ा मुझे हमेशा चौंकाता है कि देश की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा, मतलब 40 करोड़ से ज्यादा लोग इसी एक मैदानी इलाके में रहते हैं। और ये सिर्फ आबादी का आंकड़ा नहीं है, ये सत्ता और संस्कृति का केंद्र है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत के ज्यादातर बड़े साम्राज्य मौर्य, गुप्त, मुगल इसी जमीन से चले हैं। सही बात है। आज भी देश की राजनीति की दिशा यहीं से तय होती है। तो मैदानों की सपाट जमीन ने सिर्फ फसलें नहीं बल्कि सभ्यताएं, साम्राज्य और संस्कृतियां उगाई हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का दबाव भी तो इस जमीन पे पड़ता होगा। चुनौतियां भी उतनी ही विशाल हैं। जैसे बढ़ता शहरीकरण, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, और खेती बढ़ाने के लिए हमने सिंचाई का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल खतरनाक तेजी से नीचे जा रहा है। पंजाब से लेकर बंगाल तक ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। हम उस प्राकृतिक बैंक से ज्यादा निकाल रहे हैं जितना हम उसमें जमा कर रहे हैं। और मैदानों का सांस्कृतिक महत्व भी तो नदियों से जुड़ा है। बिल्कुल। दुनिया की पहली शहरी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी। भारत में आज भी नदियों का उद्गम, उनका संगम सब कुछ पवित्र माना जाता है। कुंभ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी तो नदियों के संगम पर ही होता है। हाँ, ये दिखाता है कि मैदानों में जीवन और संस्कृति पानी के बहाव के साथ साथ चलती है। तो हमने देखा कि पर्वत, पठार और मैदान कैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक जगह चुनौती और अध्यात्म है, दूसरी जगह खनिज और संघर्ष, और तीसरी जगह उर्वरता और आबादी का दबाव। वैसे हमारे स्रोतों में एक और भूआकृति रेगिस्तान का भी जिक्र है, जो गर्म या ठंडे हो सकते हैं। हाँ, थार या गोभी जैसे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पर ध्यान देना जरूरी है, जो हमें इन भूआकृतियों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है।
अच्छा। प्राचीन तमिल संगम कविता में भूगोल को सिर्फ भूगोल की तरह नहीं देखा गया। उन्होंने भू आकृतियों को 5 तिणय में बांटा था। तिड़े, ये क्या है? ये सिर्फ जमीन का वर्गीकरण नहीं है, ये जीवन का वर्गीकरण है। ये हर परिदृश्य को एक खास जीवन शैली, एक खास व्यवसाय और यहाँ तक कि खास मानवीय भावनाओं जैसे प्यार, इंतजार या बिछड़ना से जोड़ता था। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा है। कोई उदाहरण? जैसे कुरिंजी का मतलब था पहाड़ी इलाके। इसे शिकार, शहद इकट्ठा करने और मिलने के पहले वाले प्रेम से जोड़ा गया। मरुदम का मतलब था उपजाऊ मैदानी इलाके और इसे खेती, व्यवस्थित जीवन और विवाहित प्रेम से जोड़ा गया। मतलब जमीन के साथ भावनाओं का नक्शा। बिल्कुल। इसी तरह समुद्र तट के लिए नेयदल था, जो इंतजार का प्रतीक था, और सूखे इलाकों के लिए पाले, बिछड़ने का प्रतीक। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति और इंसान के रिश्ते को कितनी गहराई से समझते थे। उनके लिए जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि जीवन का एक पूरा दर्शन थी। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि हम जिस जमीन पर रहते हैं वो सिर्फ एक सतह नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारे व्यवसाय और हमारे जीने के तरीके को गहराई से आकार देती है। और ये भी कि हर भू आकृति की अपनी चुनौतियां और अवसर हैं। इंसान का पूरा इतिहास इन अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की एक शानदार कहानी है। हम जहाँ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और आज के इस बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए कुछ सवाल छोड़ना चाहते हैं जिन पर वे सोच सकें। पहला, आप जिस शहर या गांव में रहते हैं वो कौन सी भू आकृति पर बसा है? पहाड़, पठार या मैदान? और ये आपके रोज के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? दूसरा, क्या आपके इलाके में कोई ऐसी लोक कथा या त्योहार है जो वहां की जमीन या नदी से जुड़ा हो? तीसरा, अगर आपको भारत में कहीं भी बसने का मौका मिले तो आप इन 3 में से कौन सी जगह चुनेंगे और क्यों? चौथा, हमने मैदानों में घटते भूजल की बात की। क्या आपके इलाके में भी पानी एक बड़ी चुनौती है? और आखिर में, जिस तरह प्राचीन तिरणय कविता ने जमीन को भावनाओं से जोड़ा था, क्या आज के शहरी जीवन में आप अपने आसपास के कंक्रीट के जंगल से कोई भावनात्मक रिश्ता महसूस करते हैं? अपने जवाब हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके नजरिए का इंतजार रहेगा।